हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। देखिए, जब भी हम कोई एल्गोरिदम लिखेंगे, उस एल्गोरिदम को आगे चल के हमें प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना ही है। तो जब हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, तो उसे कितनी मेमोरी लगने वाली है उसका तो हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर के हार्डवेयर पे या मोबाइल के हार्डवेयर पे उसे रन होना है। तो वो पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर ही मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमल होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा एल्गोरिदम कितनी स्पेस यूटिलाइज करने वाला है। सेम हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो मिनिमम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारा एल्गोरिदम तो बहुत अच्छे से हमने लिखा है, सारे टास्क करा है, लेकिन टाइम बहुत ले रहा है, तो इट शुड नॉट बी दैट। तो मिनिमम टाइम के साथ हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिदम की हम मेजर कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कोई हम मिली सेकेंड्स या ऐसी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो एक इंस्ट्रक्शन मतलब एक यूनिट, एक वेरिएबल मतलब एक स्पेस। सिंपल सा कैलकुलेशन है। एक एक इंस्ट्रक्शन मतलब एक सिंगल ऑपरेशन मतलब एक एक यूनिट ऑफ टाइम, और एक वेरिएबल एक यूनिट ऑफ स्पेस। तो इसके बारे में हम कुछ वेरिएबल्स को भी लेके डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, और अगर हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर एक फंक्शन लिखा था, जैसे कि हमने लिखा था स्वैप। ओके, स्वैप के अंदर हमने कुछ दो वेरिएबल्स लिए थे, फिर हमने एक ऑपरेशन लिखा था कुछ इस तरीके से, ए इक्वल्स टू बी लिखा था, और फिर लिखा था बी इक्वल्स टू टी। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे टाइम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्पेस। तो बेसिकली हमें एक फंक्शन मिलता है जिसके अंदर हम इनको मेजर करते हैं। तो टाइम फंक्शन, स्पेस फंक्शन। ओके, तो देखिए टाइम के लिए हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कितने ऑपरेशंस दिख रहे हैं, एक ही ऑपरेशन है, तो चलिए इसे एक यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। बी की वैल्यू ए के अंदर डालनी है, यहाँ पे भी एक ही स्टेप है तो एक ही यूनिट मिलेगा। यहाँ पे बी इक्वल्स टू टी लिखा है, तो यहाँ पे भी एक ही ऑपरेशन है, तो एक ही यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। तो टोटल इसे जो टाइम लगने वाला है वो लगेगा 3 यूनिट। तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ 3, और ये है हमारा टाइम फंक्शन, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो चलिए स्पेस के बारे में भी बात करते हैं। तो इस टोटल एल्गोरिदम के अंदर टोटल जो वेरिएबल्स यूज हुए वो हुआ ए, जिसे 1 यूनिट ऑफ मेमोरी लगेगी, बी के लिए 1 यूनिट। अब अगर आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें तो इनके टाइप के ऊपर वो डिपेंड होगा कि कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी लगेगी। तो इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिट्स। और ये एक टी नाम का वेरिएबल है, तो इसे भी 1 यूनिट लगेगा। तो टोटल जो फंक्शन मिलेगा स्पेस फंक्शन, उसके अंदर भी हमें टोटल 3 यूनिट्स ऑफ मेमोरी लगने वाले। ये रहा हमारा स्पेस फंक्शन। तो इसी तरीके से हमें हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होती है। तो चलिए मैं एक छोटा सा और एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सी इक्वल्स टू या फिर डी इक्वल्स टू ए प्लस बी स्टार सी। तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल कितने ऑपरेशंस किए हैं। यहाँ पे हमने 3 ऑपरेशंस किए हैं। पहला ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ऑपरेशन होगा एडिशन, और तीसरा ऑपरेशन होगा असाइनमेंट। तो यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेशन हो गए, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो रहेगी 3 यूनिट्स। ओके, और अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो ये टोटल इंस्ट्रक्शन के अंदर 4 वेरिएबल्स है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है 4, क्योंकि ए बी सी और डी 4 अलग अलग वेरिएबल्स है, तो 4 मेमोरी ब्लॉक्स लगेंगे, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई 4। तो ये वो एक जनरल एग्जांपल। जनरली ये कांस्टेंट वैल्यू, इतने छोटे एक्सप्रेशन के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो बहुत ही कांस्टेंट होती है, तो हम ऐसे 3 4 तो नहीं लिख सकते। जनरली इट शुड बी जनरलाइज्ड कि इस इंस्ट्रक्शन की जगह पे कुछ भी आ सकता है। तो चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहता हूँ। तो हमने एक सपोज एल्गोरिदम लिखा है जिसके अंदर कुछ कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास एक एल्गोरिदम है सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हमें सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, तो मैंने एक फंक्शन बनाया सम एरे, जिसके अंदर हमें जो इनपुट मिलेगा एक एरे मिलेगा। तो हमने ए लिया और कुछ नहीं चाहिए, तो बेसिकली एक एरे के अंदर ही हो जाएगा। चलिए फिर हमें इसकी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सम कैलकुलेट करनी है, तो एक सम नाम का वेरिएबल लगेगा। तो मैंने यहाँ पे इनिशियली सम लिख दिया 0। ओके, और एरे का सम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगेगा। तो हम फॉर लूप कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। अगर मैं जनरलाइज लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखेंगे वो भी आपको
बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए i इक्वल्स टू n, तो बेसिकली n इज़ द साइज़ ऑफ एरे। तो यहाँ पे आपको जो इनपुट है तो बेसिकली इसके शायद एक साइज़ भी आ जाए या फिर आप कोई प्री डिफाइंड फंक्शन भी यूज़ करके लिख सकते हो। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें साइज़ भी मिल गया है और हर बार i का इंडेक्स बढ़ाते जाइए और आपको जो भी सम मिलेगी उस सम को मेंटेन करते जाइए आपके एरे के उस इंडेक्स के एलिमेंट के साथ। अब देखिए ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए तो मैंने लिखा नहीं है, ये एक जनरलाइज होना चाहिए। तो कुछ बुक्स के अंदर ये जो फॉर लूप आपने लिखा है वो कुछ इस तरीके से भी लिखा मिलेगा आपको, फॉर i इक्वल्स टू 0 टू n, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए लिख रहे हो तो आप कोई सिंटैक्स फॉलो कर सकते हो या नहीं किया तो भी चलेगा, बस यहाँ से आपकी आइडिया क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर सिंटैक्स के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे देख सकते हो हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं कि एग्जैक्टली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे किया है निकाली जाती है। तो यहाँ पे और एक कंसेप्ट है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी काउंट। फ्रीक्वेंसी काउंट, तो फ्रीक्वेंसी काउंट कैसे निकाला जाता है? तो इस एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारा जो n की वैल्यू है वो वैल्यू है सपोज 3। ओके, तो देखिए ये जो सम वाला पार्ट था वो कितने बार एग्जीक्यूट होगा? अगर n की वैल्यू 3 है तो सम इक्वल्स टू 0, ये तो एक ही बार एग्जीक्यूट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये वाला स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा? तो चलिए देखते हैं, जब हमारी वैल्यू i 0 रहेगी, ओके, तो क्या होगा? जब i की वैल्यू 0 रहेगी तो 0 लेस दैन 3, n की वैल्यू 3 है तो ये 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अंदर आके इस स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बार एग्जीक्यूट हुआ जब आपने कंपैरिजन किया तब। सेकेंड टाइम जब वापस आएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर से कंपैरिजन हुआ, मतलब ये दूसरी बार एग्जीक्यूट हुआ ये वाला स्टेटमेंट कंपैरिजन के टाइम। फिर अंदर आएगा कंडीशन इज़ ट्रू, 1 इज़ लेस दैन 3, अंदर आएगा। फिर ये स्टेटमेंट दूसरी बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर वापस जाएगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 लेस दैन 3, मतलब ये तीसरी बार एग्जीक्यूट हुआ ये स्टेटमेंट। फिर अंदर आएगा, फिर ये भी तीसरी बार एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया है, हमने 0 से स्टार्ट करना चाहिए था। तो चलिए हम वापस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो i की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 0 लेस दैन, शायद मैंने बराबर लिखा था, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। i 0, i लेस दैन 3, कंडीशन 2, तो ये एक बार एग्जीक्यूट हुआ, ये हमने काउंट लिखा था कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर ये 1 हुआ तो ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार भी एग्जीक्यूट हुआ था, और ये स्टेटमेंट भी तीसरी बार एग्जीक्यूट हुआ था। फिर i की जो वैल्यू हो गई थी 3, और 3 इज़ लेस दैन 3 फॉल्स, तो इस केस में फॉल्स हुआ था। लेकिन ये इस स्टेटमेंट का तो उसने एग्जीक्यूट किया था 4 टाइम, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए, लेकिन 3 के लिए वो फॉल्स हुआ था, राइट। मतलब ये स्टेटमेंट 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये अंदर आएगा ही नहीं। मतलब देखिए ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हुआ? 4 बार, और ये अंदर वाला स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हुआ? 3 टाइम्स। ओके, तो टोटली अगर हमारी n की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो n की वैल्यू कितनी थी? 3, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ 3 + 1 टाइम, दैट इज़ 4 टाइम्स। तो अगर हमारे पास n है तो इस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं आप एग्जीक्यूट हो रहे हैं n + 1 टाइम, और अंदर वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है n टाइम, और ये ऊपर वाला स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा था। तो चलिए इनकी टोटल निकाल लेते हैं, इसकी और इसकी। तो हमें जो फाइनल टोटल मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, 2n + 2, राइट। तो ये जो पूरा एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम के अंदर हमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए फॉर्मूला मिल गया है वो है 2n + 2। तो इसे कहा जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट कैसे करनी है? तो इसमें देखिए जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला पार्ट तो जैसे कि ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है, ये वाला ऑपरेशन है, इसके अंदर छोटे छोटे ऑपरेशन होंगे लेकिन वो भी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है। हमारा जो मेजर चेंज होने वाला पैरामीटर है वो है n, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट पे ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वही हमारा रहता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ n, मैं इसे ऑर्डर ऑफ ही बोल रहा हूँ, बिग ओ ऑफ नहीं बोल रहा हूँ। तो एक जनरल लिखने का तरीका है ऑर्डर ऑफ n, मतलब इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n, ये हुआ एक तरीका। अब इन्हीं तरीक़ों से आप अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करके दे सकते हो। तो चलिए मैं और एक कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि हमारे पास अगर कोई एल्गोरिदम, एक एरे है जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में है, जिसका साइज़ है सपोज 3 × 3,
ओके 3/3 है तो ये n/n भी हो सकता है, राइट। ओके, तो आगे का एग्जांपल देखने से पहले इस एल्गोरिदम की हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाली है, तो मैं पहले इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखता हूँ। तो ये हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम बात करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक एरे था, एरे का साइज़ कितना था, n एलिमेंट्स, तो इसे स्पेस लगेगी n एलिमेंट्स की। ओके, फिर आपके पास एक सम नाम का वेरिएबल था, उसे लगेगा 1 यूनिट, फिर एक i नाम का वेरिएबल था, उसे भी 1 यूनिट, सो टोटल लगेगा n+2। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी रहेगी बी ओ ऑफ एन, सॉरी एस ऑफ एन। तो ये हुई उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको सिंपली जितने वेरिएबल्स लगने वाले हर एक वेरिएबल को 1 यूनिट पकड़ना है। यहाँ पे एरे था, एरे के अंदर n एलिमेंट्स हो गए, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n। तो हम बात करें थे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स की साइज़ अगर 3/3 है तो हम n/n लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स को अगर मुझे दो मैट्रिक्स की सम निकालनी है तो उसके लिए हम एल्गोरिदम लिख के देखते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होगा ऐड, तो एक दो एल्गोरिदम हमारे पास आएंगे और उनकी जो साइज़ रहेगी वो n/n रहेगी, तो इनपुट n सफिशिएंट है। फिर एल्गोरिदम के अंदर हम लिखेंगे फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन n और i++। फिर हम दूसरा लूप लिखता है फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस दैन n, j++। एक जनरल स्टैंडर्ड लॉजिक्स है, आपने इसके बहुत सारे प्रोग्राम भी किए होंगे, लेकिन एक हम यहाँ पे लिखेंगे c ऑफ i j। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली कुछ कॉमा दे के भी लिख सकते हो, मीनिंग एक ही है, c ऑफ i j इज इक्वल्स टू a ऑफ i j। आप कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना सिंटैक्स के लिए, आप ऐसे भी लिखते हो और दो अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट लिख के भी लिख सकते हो। तो हमने एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का कोड लिखा है। तो चलिए ये हमने लिखा है। अब इसकी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काउंट करनी है विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट। तो हम लिखेंगे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड। फ्रीक्वेंसी काउंट के अंदर हमें देखना है कि चलिए ये स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पे n लिखा है, तो ये n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, अभी हमने देखा था, क्योंकि जब फॉल्स होता है तो यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट सही है, ये वाले सारे, मान लो ये एक ही स्टेटमेंट है, तो अगर फॉर स्टेटमेंट n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो ये वाला ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n टाइम्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर और एक लूप है, तो ये लूप भी n तक जा रहा है, मतलब ये खुद के लिए कितने बार एग्जीक्यूट होगा, n+1। तो चलिए वो लिख देते हैं इनटू n+1। मतलब क्या है, जब बाहर का लूप n+1 टाइम एग्जीक्यूट हो तो अंदर वाले पूरे टास्क n टाइम एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो अंदर वाला फॉर लूप है वो खुद के लिए भी तो n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और अंदर वाला स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट करेगा, n टाइम्स। तो ये बाहर वाले के लिए n टाइम्स और ये अंदर वाले लूप के लिए n टाइम्स, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं इनकी टोटल कैलकुलेट करूँ तो हमें जो टोटल मिलेगी वो मिलेगी n+1, यहाँ पे आएगा n² + 1 और यहाँ पे मिलेगा n²। अब इनकी अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 2n² प्लस n प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे आएगा 2n + 1। ओके, सो 2n² + 2n + 1। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन, मतलब टाइम फंक्शन हमें मिल गया, दिस इज f ऑफ n, राइट। अब इन्हें अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लिखना चाहते हो तो आपके पास आएगा big O ऑफ n², हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो ये हुई आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ। देखिए कोई भी लूप अगर रहेगा 0 to n का तो वो n+1 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक बार ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक कभी ना कभी फॉल्स होगा, तो फॉल्स होने के बाद अंदर जाएगा नहीं, राइट। तो ये फॉल्स के लिए एक बार एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए n+1। अंदर वाले सारे स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट हो गए बाहर लूप के लिए, बाहर वाले लूप के लिए। फिर अंदर वाला जो लूप था वो खुद के लिए भी एग्जीक्यूट होगा n+1 टाइम, और उसके अंदर वाला स्टेटमेंट n टाइम्स। तो बाहर वाले का और अंदर वाले का अगर हम टोटल करें तो हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा 2n² + 2n + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा big O ऑफ n²। इसकी अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखिए हमारे पास दो एरेज आने वाले हैं। हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो हमारे पास दो एरे हैं ए और बी। तो ए का साइज़ कितना है, n/n। एक एल्गोरिदम कितना है, n/n। 3/3 है तो 3/3 मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स, राइट। तो बेसिकली ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स है तो ये n² पकड़ा जाएगा स्पेस। अगर 3 का साइज़ है तो n की साइज़ 3 है तो 9 एलिमेंट्स, n की साइज़ 4 है तो 4/4 दैट इज 16 एलिमेंट्स, सो n²। सेम बी के लिए भी है n²। फिर हमें स्टोर करने के लिए हमने सी भी यूज़ किया था, तो सी के लिए भी n²। फिर आपने एक एडिशनल वेरिएबल यूज़ किया i, जिसका यूनिट है 1,
ओके, इसके अलावा आपने एक n नाम का वेरिएबल यूज़ किया है जिसका भी यूनिट होगा 1। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपके पास इक्वेशन मिलेगा 3n² + 2। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो आपको मिलेगी n²। दैट्स इट। तो इसी तरीके से हम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर।